वालेकुम। आज हमारा सेकंड सेशन है फॉर FA1 प्रैक्टिस। ठीक है। और आज हम देखेंगे परचेजेस और परचेजेस रिटर्न्स के जो प्रैक्टिस है, आज हम उसके अगेंस्ट सवाल देखेंगे। ठीक है। तो पहला सवाल है हमारे पास, द गुड्स परचेज फॉर 4600 pounds plus 20% VAT were returned to the supplier. What is the correct accounting entry? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी नेट अमाउंट क्या है, ग्रॉस अमाउंट क्या है और वैट का रेट क्या है। तो हमें नेट अमाउंट गिवन है क्योंकि उसमें उसने कहा है कि 20% वैट इस एडिशनल ऐड है। ठीक है। तो नेट अमाउंट हमारी क्या आ जाएगी? नेट अमाउंट हमारी आ जाएगी 4600। ठीक है। अच्छा, वैट हमारे पास क्या है? 20%। सही है। अब हमने इससे पहले इससे क्या फाइंड आउट करनी, नेट अमाउंट को यूज करते हुए हमने ग्रॉस अमाउंट फाइंड आउट कर लिया और बैंक की अमाउंट फाइंड आउट करनी। हमारे पास परसेंटेज तो है लेकिन हमारे पास क्या है? अमाउंट नहीं है। ठीक है। तो हम 4600, अब ये क्या नेट अमाउंट की परसेंटेज क्या होती है? 100 / 100। अब जो चीज फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 120। ये क्या आ जाएगी हमारी? ग्रॉस अमाउंट क्या आ जाएगी? सही है। अब वैट को फाइंड आउट करना है, वैसे तो हम इसको नेट ऑफ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। और उसका दूसरा तरीका क्या है? इसको हम डिवाइडेड बाय करेंगे 100 और मल्टीप्लाई करेंगे 20 से कि जो वैट की परसेंटेज। आंसर दोनों का सेम है। अच्छा, अब परचेजेस पे वैट क्या होता है? हम हमारे सप्लायर को पे करते हैं कि जो कि हमने गवर्नमेंट से रिकवर करना होता है। तो ये डेबिट क्या होगा? वैट 920 का डेबिट होगा सेल्स टैक्स अकाउंट में। ठीक है। और दूसरी चीज क्रेडिट क्या होगी? पेबल, क्योंकि हमने ग्रास अमाउंट अब सप्लायर को पे करनी है, 4600 की परचेजेस और बाकी 920 का सेल्स टैक्स। तो 5520 का क्या आ जाएगा? पेबल आ जाएगा। पीछे हमारी क्या रहेगी? परचेजेस, क्योंकि परचेजेस में सेल्स टैक्स इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। परचेजेस में सेल्स टैक्स इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। तो ये हमारी एंट्री बनेगी। हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे वो सिर्फ डेबिट परचेजेस का क्रेडिट वैट, ये ठीक चीज है लेकिन इससे पूरी एंट्री नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो डेबिट पेबल्स का रहा है, क्रेडिट परचेजेस का रहा है, ग्रॉस अमाउंट का रहा है, उसने सेल्स टैक्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये भी गलत हो गया। अच्छा, रिटर्न्स आउटवर्ड्स आ रही हैं, ठीक है, ये भी चीज वैसे गलत हो गई, इसमें दो एंट्रीज आ रही हैं। सी है, हाँ जी, सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है क्योंकि इसमें डेबिट पेबल्स का रहा है कि जो हमने पे करना है और क्रेडिट परचेजेस एंड वैट इज 920। सॉरी, मैंने सवाल को ये समझा कि परचेजेस हो रही हैं, हालांकि ये रिटर्न हो रही है। क्या हो रही है? रिटर्न हो रही है। इसका मतलब है जो परचेजेस की एंट्री होती है वो सारी क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है। पेबल्स को मैं अब यहाँ पे डेबिट पेबल्स करते हैं और बाकी ऊपर वाले दोनों अमाउंट क्या हो जाएंगी? क्रेडिट, क्योंकि अब सेल्स टैक्स को हमने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि अब हमने अब गवर्नमेंट से रिकवर नहीं करना, हमारा सेल्स टैक्स अकाउंट पे रिसीवेबल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट। और इसी तरह हमने परचेजेस को क्रेडिट किया क्योंकि हमने जब गुड्स वापस की तो हमारा परचेज एक्सपेंस कम हो गया और पेबल्स भी कम कर दिया डेबिट, क्योंकि अब हमने वो पैसे सप्लायर को पे नहीं करने। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, a sales tax control account had nil opening balance. Input tax was 3200 and output tax was 4750. What is the closing balance? हम इसको पहले लेजर बना लेते हैं। ठीक है। हाँ, ये वैसे तो बानी कलामी में भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए लेजर बना रहा हूँ। अब इसको ओपनिंग बैलेंस क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी पहला साल है इसका, ये रजिस्टर ही इसी साल हुआ है। ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्या है? 3200, जो कि हमने गवर्नमेंट से रिसीव करना है। ठीक है। डेबिट साइड पे आ गया। आउटपुट टैक्स क्या है? जो हमने गवर्नमेंट को पे करना है, जो हम अपनी सेल्स पे चार्ज करते हैं। वो कह रहा है क्लोजिंग बैलेंस क्या है? हम दे देखेंगे इसमें से बड़ी साइड कौन सी है? 47। बड़ी है, उसको दोनों साइड पे लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि कौन सी अमाउंट कहाँ पे आएगी, तो हमने इन दोनों को बैलेंस करना है। तो अमाउंट कौन सी हम डालेंगे? इसमें से जो, यानी दोनों का सम होगा, सम का डिफरेंस। ठीक है। 1550 आ जाएगी और 1550 साइड पे आ जाएगी। ठीक है। इसकी नेचर क्या होगी?
इसकी नेचर होगी पेबल, क्योंकि पेबल साइड बड़ी है। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड पे आता है, क्लोजिंग बैलेंस की नेचर उसकी अपोजिट साइड की होती है। तो ये अगर 1550 की मैं नेचर क्या लिखूँ, क्रेडिट, तो क्रेडिट क्या होगा हमारा, पेबल होगा। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, पेबल। अच्छा, नेक्स्ट वाला हमारे पास, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स वर 21,600। यहाँ पे बना लेते हैं पहले, हमने एंट्री मालूम करनी है। ओपनिंग क्या थे, ये लाजमी नहीं है कि आप हर दफा ये बनाओ, लेकिन मैं वैसे आपके कॉन्सेप्ट के लिए बना रहा हूँ इसे। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग कितना था, 21,600 पेबल, और पेबल की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। जनरली जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं वो अपनी नेचर के अगेंस्ट ही होते हैं, तो यानी पेबल की नेचर क्या है, क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्रेडिट। अच्छा, कैश पेड टू सप्लायर्स ड्यूरिंग द पीरियड वाज 17,900, यानी आपने जो क्रेडिट्स परचेजेस की थी उसके अगेंस्ट हमने सप्लायर्स को ये कैश पे किया। ठीक है। तो अब हमने इसके एंट्री रिकॉर्ड करनी है, हमारा पेबल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे पेबल्स। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, डेबिट 17,900। ये सवाल करते हुए आपने, मैं जब सवाल पढ़ूँ उसके बाद आपने सवाल, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, फिर अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ रिकंसाइल करना है। ठीक है, ये चीज आप अपने जहन में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट वाला हमारे पास, अ पेबल ऑफ 12,000 इज सेटल्ड फॉर 11,550, हाउ इज द डिफरेंस रिकॉर्डेड। यानी हमारा पेबल था 12,000 का, लेकिन हमने उस पर कैश कितना दिया, 11,520, यानी इसका मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने क्या किया, पे नहीं किया। पे क्यों नहीं किया, उसकी क्या वजह हो सकती है, या हमने गुड्स वापस की होंगी, ठीक है, या फिर हमें डिस्काउंट मिला होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, डिस्काउंट रिसीव, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव वाला ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा डिस्काउंट अलाउड, वो तो हम सेल्स पे करते हैं तो उसका कोई तल्लक नहीं है यहाँ पे। एक्सपेंस देखा, अगर एक्सपेंस हमारा ज्यादा होता तो यहाँ पे पेबल क्या होना चाहिए, तो बढ़ जाना चाहिए था। वैट एडजस्टमेंट 480 की, टेबल में वैट एडजस्टमेंट की कोई चीज नहीं होती। वैट के जो रिलेशन होता है वो सेल्स टैक्स अकाउंट के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, या सॉरी रिसीव जो है ना, वो हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाला हमारे पास, वैट रजिस्टर्ड बिजनेस परचेजेस गुड्स फॉर 1900 प्लस 20% वैट, व्हाट अमाउंट इज डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। हमने ऊपर वाले सवाल में देखा है कि जो परचेजेस में होती है उसमें हम वैट की अमाउंट नहीं लेते, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता, वो हमने गवर्नमेंट से रिकवर कर लेना होता है। इसलिए यहाँ पे जो 20% वैट है वो हमारी परचेजेस में नहीं आएगा, हमारी परचेजेस में सिर्फ परचेजेस की अमाउंट आएगी। कितनी आएगी, जितनी की लिस्ट प्राइस है, यानी जितनी की वो वर्थ ऑफ गुड्स है, वो कितनी, 98 तो वो उसका ऑप्शन बी आ जाएगा। एक चीज आप अपने जहन में रखनी है, बेशक वैट गिवन है नहीं है, अगर उसमें उसकी सवाल में कोई जरूरत नहीं है तो वो एक डिस्ट्रैक्टर है उसका, आप तो आपके सवाल के साथ कोई तल्लक नहीं है। लाजमी नहीं है कि जो चीज सवाल में गिवन हो वो आपके आंसर के लिए भी जरूरी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास, गुड्स लिस्टेड at 15,000 are subject to a 20% trade discount and a 5% settlement discount. What amount is initially recorded? हमारे पास, हम ऐसे जूम करते हैं कि हम सेल्स कर रहे हैं, सॉरी हम परचेज कर रहे हैं, क्योंकि परचेज का सेक्शन है। तो हमने गुड्स क्या किए, परचेज किए 15,000 की, जिन पे 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% क्या है, सेटलमेंट डिस्काउंट। तो वो पूछ रहे हैं कि इनिशियली अमाउंट क्या रिकॉर्ड होगी। परचेजेस में हम ये अज्यूम नहीं करते कि हम डिस्काउंट लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, वो हम सेल्स जब करते हैं तो ये अज्यूम करते हैं कि कस्टमर डिस्काउंट लेगा या नहीं लेगा। अपनी दफा हम सिर्फ अमाउंट में डिस्काउंट का इम्पैक्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यानी सेटलमेंट डिस्काउंट का, ट्रेड डिस्काउंट का तो दोनों में लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले हम अपनी नेट अमाउंट निकालते हैं। नेट अमाउंट क्या आ जाएगी, 1,500 में से हमें ट्रेड डिस्काउंट, 15,000 में से ट्रेड डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, तो ये हमारी 20, ये हमारी क्या आ जाएगी, ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू, और इसमें से हम 15,000 में से, ठीक, 12,000 की हमारी क्या है, नेट। ठीक है, वो पूछ रहा है कि इनिशियली अमाउंट क्या रिकॉर्ड,
परचेजेस तो ग्रॉस यानी जो उसमें हम डिस्काउंट वाली सेटलमेंट डिस्काउंट वाली चीज नहीं लेंगे, तो परचेज तो वैसे ही रिकॉर्ड होगी जैसे जितनी हमारी परचेज है। उसमें हम ये नहीं देखते कि हम डिस्काउंट अगर फ्यूचर में लेंगे या नहीं लेंगे। लेंगे, ये हम तब करते हैं जब हम सेल्स कर। तो 15,000 एज इट इज क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, a payable of 9300 is paid by the bank transfer, what is the effect on the accounting records। देखिए पेबल क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी होता है, ठीक है, और वो पेड हो गया, लाइबिलिटी हमारी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लाइबिलिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज। अच्छा, बैंक ट्रांसफर हो रहा है यानी हमारा कैश जा रहा है, कैश एंड बैंक हमारा क्या है, जा रहा है, कैश एंड बैंक हमारा क्या होता है, एसेट होता है, तो एसेट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। एसेट डिक्रीज एंड लाइबिलिटी डिक्रीज, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। एक्सपेंस इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें कोई चीज ले ही नहीं आया ना, हमने कोई सर्विस ली है। लाइबिलिटीज कैसे, लाइबिलिटीज तो कम हो रही है। एसेट इंक्रीज हमारा, कैश बैंक कम हो रहा है, तो ये भी गलत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ परचेजिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इस सॉल्व करने, इस ऐसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है जो ऑर्डर वाले में, जहाँ पे भी आपको लगे कि एक सवाल में एक चीज से पहले आनी चाहिए थी या एक चीज से बाद आनी चाहिए थी और वो गलत है, तो वो आपने ऑप्शन कोई छोड़ देना है। जैसे हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, परचेज ऑर्डर आ रहा है रिक्विजिशन से पहले, तो ये तो गलत हो गया, पहले रिक्विजिशन आती है फिर परचेज ऑर्डर आता है। एक्विजिशन आ रही है परचेज ऑर्डर से पहले, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, परचेज ऑर्डर आ रहा है गुड रिसीव नोट से पहले, ये भी ठीक है। गुड रिसीव नोट आ रहा है इनवॉइस से पहले, ये भी ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा, ठीक है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो गलत होगा। देखिए इनवॉइस गुड रिसीव पहले, नोट से पहले जनरेट ही नहीं होता, गुड रिसीव नोट के बाद इनवॉइस जनरेट होती है, लेकिन उसके बाद आके वो रिक्विजिशन में आ रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक बिजनेस को एक चीज चाहिए, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, रिक्विजिशन, ठीक है। वो अपने परचेजिंग डिपार्टमेंट को कहेगा कि यार, उसको रिक्वेजिशन भेजेगा कि मुझे चीज मंगवा के दो। परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, कोटेशन लेगा डिफरेंट सप्लायर से, ठीक है, या आप लोग ये चीज कितने में बेच रहे हो, उनको असेस करेगा, फिर उनसे उनमें से किसी एक सप्लायर को अपना पीओ भेजेगा, ठीक है, परचेज ऑर्डर। सप्लायर को पीओ मिलेगा, वो गुड्स भेजेगा along with डिलीवरी नोट, और उस पर कस्टमर के साइन करवाएगा, इस बात का एविडेंस होगा कि हमने आपको गुड्स भिजवा दिए। गुड्स आएंगी, जो कस्टमर होगा वो क्या करेगा, गुड्स रिसीव नोट बनाएगा, क्या अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट बनाएगा कि हाँ हमारे पास ये चीज आ गई है, ठीक है। गुड रिसीव नोट बन जाएगा। जब डिलीवरी नोट वापस सप्लायर के पास पहुंचेगा तो वो उस डिलीवरी नोट को देख, साइन देखेगा, वो फिर इनवॉइस जनरेट करेगा, ठीक है, और ये फिर कस्टमर के पास आएगी और ये फिर पेमेंट करेगा। तो इस तरह होता है ये सारी चीज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ परचेज इनवॉइस, यानी जो परचेज इनवॉइस है उसका क्या फंक्शन नहीं है। एविडेंस ऑफ अ क्रेडिट परचेज, बिल्कुल हो सकता है। बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रेड पेबल, बिल्कुल हो सकता है। देखिए परचेज जब इनवॉइस आएगी तभी हम पेबल रिकॉर्ड करेंगे ना, सही है। पीओ की बेस पे पेबल रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है, परचेज इनवॉइस इज अ गुड डॉक्यूमेंट, सही है। ऑथराइजेशन फॉर टू ऑर्डर गुड्स, ये कोई समझ नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि परचेज इनवॉइस हमें सप्लायर की तरफ से आती है, ऑथराइजेशन तो ये तो कोई और चीज है, ठीक है। ये तो पीओ की ऑथराइजेशन होती है, सही है, कि काम हाँ गुड्स ऑर्डर करने, सपोर्ट फॉर सेल्स टैक्स रिकवरी, बिल्कुल। जब तुम्हारे पास परचेज इनवॉइस आती है तो उस पर सप्लाई ने लिखा होता है कि हम आपको इतना सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं, जब हम उसको इतना पे करेंगे, ठीक है, तो इतनी हमने गवर्नमेंट से रिकवर करना है। तो जब गवर्नमेंट वाले हमसे पूछेंगे भाई दिखाओ परचेज इनवॉइस के द्वारा जब कि तुमने इतना पे किया, तो हम उनको दिखाएंगे कि ये वो परचेज इनवॉइस है एंड इट वुड बी एन एविडेंस, ठीक है। अच्छा, विच डिटेल वुड नॉट नॉर्मली अपीयर ऑन अ परचेज ऑर्डर, एक परचेज ऑर्डर पे क्या चीज नहीं आएगी, क्वांटिटी बिल्कुल आएगी, सारा आनी चाहिए, डिलीवरी टेस्ट आएगा, सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, ये क्यों नहीं आया, बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आएगा कि हमें क्या क्या चाहिए, लेकिन सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स सप्लायर देता है जो सेल्स कर रहा है। परचेज ऑर्डर कस्टमर बनाता है, क्योंकि उसने परचेज करनी है, वो ऑर्डर दे रहा है परचेज का, तो सेलिंग प्राइस सप्लायर लिखेगा ना अपनी इनवॉइस पे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स नहीं आएगा। अच्छा, ओके, विच अकाउंट वुड नॉट अपीयर इन द जनरल लेजर, कौन सी चीज जनरल लेजर में नहीं आएगी, मोटर व्हीकल, ठीक है, आएंगी बिल्कुल, फिक्स एसेट्स में आएंगी, ठीक है, आना चाहिए। मोटर रिपेयर्स एक्सपेंस है, आएगा, क्यों नहीं आएगा। ट्रेड डिस्काउंट्स, सही है, ये क्यों नहीं आएगा।
तो ये क्योंकि आपको मैंने बताया है, जो अमाउंट रिकॉर्ड होती है इस प्राइस के बाद नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट होती है। ट्रेड डिस्काउंट एक जुबानी कलामी चीज होती है, उसको अकाउंटिंग में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो सिर्फ अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए यूज होती है। तो जनरल लैंग्वेज में ट्रेड डिस्काउंट नामी कोई चीज नहीं आती। सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव बिल्कुल इसको इसका इम्पैक्ट आएगा। सही, हमारा सही ऑप्शन क्या है? ट्रेड डिस्काउंट रिसीव। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट डबल एंट्री टू रिकॉर्ड अ डिस्काउंट रिसीव। यानी डिस्काउंट हमें मिल रहा है, डिस्काउंट हमें किसके अगेंस्ट मिलता है? परचेजेस के अगेंस्ट, यानी मेरा परचेज का एक्सपेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो क्रेडिट क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव। देखिए डिस्काउंट, समझ इस बात को, या डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है या क्या होगा? परचेजेस क्रेडिट होगा। यहाँ पे उसने क्या कहा है, तो हम देखेंगे नेचर ऑफ अकाउंट्स कौन सी क्या है। उसने यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव दिया है परचेज की जगह, तो क्रेडिट क्या होगा? होगा डिस्काउंट रिसीव होगा। वो कहाँ हो रहा है? सेकंड वाले में भी हो रहा है और थर्ड वाले में भी हो रहा है। तो हम देखेंगे सही ऑप्शन कौन सा है। देखिए जब हम डिस्काउंट मिलता है इसका मतलब हमें पैसे कम देना है, तो हमारा पेबल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो डेबिट क्या हो जाएगा? पेबल। क्रेडिट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट सी। तो सी इज अदर राइट ऑप्शन। Supplier statement shows a higher balance than the payable ledger. What is the most likely reason? देखिए यहाँ पे मोस्ट लाइक्ली बना दिया है कि जो जिसके होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, जिसके होने के चांसेस ज्यादा है। आपने याद रखना है कि जो टाइमिंग डिफरेंस वाली चीजें होती हैं जिनसे एरर आता है, उनके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जो इन ह्यूमन एरर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पूछते हैं कैश इन ट्रांजिट। जो कैश इन ट्रांजिट है, ये टाइमिंग डिफरेंस है कि हमने सप्लायर को पैसे दिए हैं लेकिन अभी उसके पास पहुंचे नहीं है, हमने अपने पास बैलेंस कम कर लिया है लेकिन सप्लायर ने नहीं किया। ठीक है, इसी वजह से उसके पास ज्यादा आ रहा है। तो ये क्या है? टाइमिंग डिफरेंस है, ये एरर नहीं है। यानी सप्लायर ने बैलेंस गलती से ओवरस्टेट नहीं किया, उसने भी ठीक किया, हमने भी ठीक किया, लेकिन अभी हमारे पैसे उसके पास पहुंचे ही नहीं है। तो क्या होगा? यही हमारा सही ऑप्शन होगा। लेकिन अगले हम ऑप्शन देखेंगे वो क्यों नहीं। डुप्लीकेट इनवॉइसेस, सप्लायर हमें एक इनवॉइस दो बार जनरेट भेज रहा है। अच्छा, ये क्या है? एरर है, ह्यूमन एरर है। तो इसके होने के चांसेस क्या है? कम होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही है। सेकंड है इनकरेक्ट बैड रेट। ठीक है, अगर वो तो बैड का तो टेबल्स के साथ कोई तले, वो तो सेल्स टैक्स अकाउंट में डील होता है। सही, सॉरी, बैड जो है वो बिल्कुल होता है इनकरेक्ट वैट रेट। लेकिन यहाँ पे हमें ये क्लियर नहीं है कि वैट वो हायर था या लोअर था। सही है, होने को तो वो वैट रेट ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज क्लियर नहीं है कि वैट रेट ज्यादा था या कम था। सेकंड एक और चीज ये है कि हो सकता है जो सप्लायर की स्टेटमेंट है उसमें वैट रेट मेंशन ही ना हो। सही है, तो पहला ऑप्शन कैश इन ट्रांजिट इज द मोस्ट लाइकली रीजन। जो फोर है ट्रेड डिस्काउंट एरर। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट एरर की जो हम अकाउंटिंग में लेके आते ही नहीं है। सही है, तो इसका तो ये दो रीजन समझ नहीं आते। तो पहला ऑप्शन इज द मोस्ट रिलायबल ऑप्शन। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एज पेबल एनालिसिस? एज पेबल एनालिसिस क्या होता है कि हम हर पेपर्स को लिस्ट आउट करते हैं कि हमने किस बंदे के कितने पैसे देना है, पहली बात। अच्छा, फिर किस बंदे के पैसे कितने दिनों से देने हैं। फॉर एग्जाम्पल हर सप्लायर आपको, एक सप्लायर आपको हर 10 दिन बाद $100 की चीज भेज रहा है। ठीक है, तो आपके पास $300 पड़ा है, एक आपके पास 10 दिन पुराना है, एक 20 दिन पुराना और एक 30 दिन पुराना है। तो ये क्या होगा? एज पेबल एनालिसिस होगा। हमें देखेंगे कि हमने एक सप्लायर के टोटल कितने पैसे देने हैं और कितने कितने पुराने हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं इसका पर्पस क्या होता है? आइडेंटिफाई इरेकवरेबल डेट। इरेकवरेबल डेट तो रिसीवेबल में आता, तो ये तो नहीं होगा। मॉनिटर सप्लायर पेमेंट ड्यू डेट्स, बिल्कुल ये एक सही ऑप्शन है कि हमने देखना कि भाई हमें कब किसको कितने पैसे देना है। ठीक है, हो सकता है ड्यू डेट को सर हमें को पेनल्टी लग जाए, इंटरेस्ट बढ़ जाए, यानी ज्यादा पैसे देने पड़ जाए। डिटेक्ट इन्वेंट्री शॉर्टेज डजंट मेक सेंस। इन्वेंट्री शॉर्टेज तो स्टोर वाला बताएगा, ये प्रोडक्शन वाला, कि भाई आपकी इन्वेंट्री कम है या ज्यादा है, हमें इतनी इन्वेंट्री चाहिए। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट मेक्स नो सेंस। तुम्हारा क्या है? बी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, विच ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन अ क्रेडिट टू द सेल्स टैक्स कंट्रोल अकाउंट? क्रेडिट कब होगा? क्या जब हमने गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स पे करना है, या फिर जब हमें हमारा सेल्स टैक्स रिकवरेबल कम होगा। ठीक है, देखिए हम ये है ना सेल्स टैक्स कंट्रोल। ठीक है, उसमें क्रेडिट कब होगा? जब हमने गवर्नमेंट को कुछ पे करना हो, या फिर जब हमें गवर्नमेंट से कैश रिसीव हो अगेंस्ट सेल्स टैक्स रिकवरेबल। क्योंकि डेबिट को कम करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट, और क्रेडिट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? डेबिट। जब पेइंग वैट टू द टैक्स अथॉरिटी, जब हम टैक्स वैट को वैट टैक्स अथॉरिटी को पे करेंगे तो हमारी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी क्या हो रही है?
कम हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेबिट। तो ये तो नहीं ऑप्शन होगा। चार्जिंग वैट ऑन सेल्स, ये हो सकता है क्योंकि सेल्स पे जो हम वैट चार्ज करते हैं वो हमने गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है। परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट मेक्स नो सेंस। रिटर्निंग गुड्स टू सप्लायर, जब हम सप्लायर्स को गुड्स रिटर्न करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम हमने अब सेल्स टैक्स हम रिकवर नहीं कर पाएंगे कि जो हमने सप्लायर को पे किया, मतलब जो हमने सप्लायर को पे करना। ठीक है। इसमें भी हमने क्या, हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, सॉरी क्रेडिट होगा सेल्स टैक्स अकाउंट। सही है। ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझे, यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन ठीक है। एक होगा चार्जिंग वैट और एक होगा रिटर्निंग गुड्स टू सप्लायर्स, क्योंकि अब हमने जब गुड्स वापस करती है तो इसका मतलब है हमारे पैसे अब हम उनको नहीं देने। जब हमने सप्लायर को पैसे देने नहीं है परचेज, तो इसका मतलब अब हमने गवर्नमेंट से सेल्स टैक्स रिकवरेबल नहीं लेना। जब वो लेना नहीं है तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि हमने पहले जब उसको लेना था तो हमने क्या किया था, डेबिट। ये मैं आपको बड़ी तफसील से अपने लेक्चर में बता चुका हूँ। नेक्स्ट है सेल्स टैक्स पेड ऑन कैश परचेज इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन विच बुक। ठीक है। मैंने पीछे सेल्स वाली लेक्चर में ये बताया है कि 6 किस्म की बुक्स होती है। ठीक है, आई थिंक 5 मैंने बताई है, पर 5 या 6 बुक्स होती है। ठीक है। एक होती है परचेज डे बुक, एक होती है परचेज रिटर्न डे बुक, एक होती है सेल्स डे बुक, एक होती है सेल्स रिटर्न डे बुक, एक होती है कैश बुक, एक होती है जर्नल। ये कितनी होगी, 6 बुक्स होगी। अच्छा, पुराने जमाने में क्या होता था कि जब एक एंट्री रिकॉर्ड होती थी, जर्नल, डेबिट, क्रेडिट, वो पहले बुक्स में होता था, फिर लेजेस में होता था। तो ये उस टाइम का एक सवाल है, मतलब उस सिस्टम का एक सवाल है। अभी इसी से में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है, लेकिन आपके पेपर में पुराने सिलेबस से भी सवाल आ सकते हैं, इसलिए ये सवाल आपको जानना जरूरी है। अच्छा, अब कैश बुक में क्या होता है, कैश बुक में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जो कैश पे हो रही है और उससे रिलेटेड हर चीज। सेल्स डे बुक में जो क्रेडिट सेल्स होंगी उनसे रिलेटेड हर चीज। परचेजेस डे बुक में जो क्रेडिट परचेजेस होंगी उससे रिलेटेड हर चीज। इसी तरह परचेज रिटर्न में जो परचेज रिटर्न हो रही होगी उससे हर चीज। सेल रिटर्न में जो सेल्स रिटर्न हो रही होंगी उससे हर चीज। पीछे क्या बची, जनरल डे बुक, जो इन सब में पांचों में कहीं भी नहीं होगी, कैश में, सेल रिटर्न, सेल्स, परचेज, परचेज रिटर्न बुक में, वो कहाँ जाएगी, जनरल। सही है। अब देखते हैं सेल्स टैक्स पेड ऑन कैश परचेज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन विच बुक। किस में होती है, विच बुक, किस में, किस किताब में होती है ये, कौन सी परचेज है, कैश, तो इससे मुताबिक हर चीज किधर जाएगी, कैश डे बुक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, उसने उसको थोड़ा और ब्रेक डाउन कर दिया कि कैश पेमेंट, ये बुक, ये कैश रिसीट बुक, ये एक ही बात कंसिडर होती है, लेकिन हम इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं। तो कैश परचेज है तो क्या है, कैश पेमेंट्स बुक। ठीक है। तो ये इस तरह आप बुक्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमारी परचेज और परचेज रिटर्न की प्रैक्टिस मुकम्मल हो गई है। सही है। कई दफा आपके सामने ऐसे सवाल भी आ सकते हैं उनके एक से ज्यादा सही ऑप्शन, तो आपने जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होता है वो पिक करना है। ठीक है। और इसके अलावा आपने जो आपके पास स्केट्स अवेलेबल हैं और जो एसी से आपकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, दीज आर जस्ट सिंपल सवाल, इसमें 15-16 सवाल है बस हर सेक्शन से, इतने कोई ज्यादा सवाल नहीं है, इसमें आपने रिलाई नहीं करना। सही है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, खुदा हाफिज़।